दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मायावती जी पर बात करेंगे। बिल्कुल सीधी बात मायावती जी पर, इसलिए कि मायावती जी इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी, जिसकी घोषणा उन्होंने स्वयं की थी, आकाश आनंद को बीते दिनों उनके पदों से हटा दिया, उनकी आलोचना भी की और इमेच्योर तक कहा। और बताया गया है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, कि उनकी इमेच्योरिटी के कारण अभी उनको इन पदों से हटाया जा रहा है। आज वो चर्चा में है। बहरहाल हम इसी विषय पर आज बात करेंगे कि क्या मायावती जी देश के जो दलित समाज है, क्या उनकी आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशंस को, उनके सपनों को कितना वो आगे बढ़ा रही हैं या कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, क्या स्थिति उनकी है और भविष्य क्या है बहुजन समाज पार्टी का। हमारे साथ इस विषय पर आज बात करेंगे डॉक्टर के.एस. चौहान साहब। डॉक्टर के.एस. चौहान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट हैं। चौहान साहब की अनुमति से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर के.एस. चौहान स्वयं दलित कम्युनिटी से आते हैं और भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट बनने वाले पहले दलित एडवोकेट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि मायावती जी जिस स्थिति में इस वक्त हैं देश की राजनीति में, ये स्थिति दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए बल्कि यूँ कहा जाए, ये कैसा, ये आपको ये दृश्य परिदृश्य नज़र आ रहा है राजनीति का? मुझे लगता है कि जो मायावती जी का राइज जो किया वो एक अजीब परिस्थिति में हुआ, क्योंकि वो जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, वो एक विचार के तहत संगठित हुई, जो विचार बहुजन था। और बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज या उनसे धर्म परिवर्तित लोगों की पार्टी थी। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दलित की बनाई कि ये दलितों की पार्टी है। फिर वो दलितों पे भी नहीं रुके, फिर उन्होंने अपनी जाति की पार्टी बनाई वो, और अब उस पर वो नहीं रुके तो उन्होंने अपने परिवार की पार्टी बना दी, क्योंकि परिवार वाले लोगों को उन्होंने ऑफिस बेरर बनाया। तो ये जो पार्टी है वो आइडियोलॉजिकल कोई भी उसका आइडेंटिटी आज की डेट में नहीं है, और ये ख़त्म हो चुकी है। पॉलिटिकल रेलेवेंस उस पार्टी का ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि जो ब्राह्मणिकल फोर्सेज हैं उनको ये सूट करता है कि वो पूरी खत्म भी ना हो, इसलिए जब लोकसभा का चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री बनने लग जाती हैं, और जब असेंबली का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री बनने लग जाती हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट जिसको हम दलित रेफर कर रहे हैं, या बैकवर्ड क्लास जिसको हम दलित रेफर कर रहे हैं, वो अब आज की डेट में उनके साथ नहीं है, इसलिए वो खाता भी नहीं खोल पाती हैं। और उनका जो अपर कास्ट है वो उनको समर्थन देता है, तो इसलिए ये जो मीडिया है उसका प्रचार करता रहता है। इसलिए अगर उसका अपना ही भतीजा है या कोई जो भी मतलब उसका रिश्तेदार है लड़का, वो उसने कोई स्टेटमेंट ली तो उसको हटा दिया, कोई विचित्र चीज़ नहीं है ये। क्योंकि जब आप डरे हुए होते हो तो डरा हुआ आदमी जो है वो कहते, तो इसलिए इस वजह से ऐसा ये हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली अब कोई उसकी आइडेंटिटी बची है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जब चुनाव आते हैं तो उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। दूसरा, 2004 के बाद, 2004 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसके बाद उस पार्टी ने नेशनल पार्टी के स्टेटस का खो दिया है। 2008 में आई थिंक नए रूल्स आए थे जिसमें 6% उन्होंने डिटरमाइन किया था कि 6% जो वोट लेंगे वो नेशनल पार्टी होगी। तो उसको तब वो नहीं आई, 2009 में उसका 5-6% नहीं आया, तो उसको 5 साल फिर बढ़ा दिया। फिर 14 में नहीं आया, फिर 5 साल बढ़ा दिया। अब 19 में नहीं आया तो फिर 5 साल बढ़ा दिया। अभी भी नहीं आएगा, फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि वो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते। इस वजह से वो उसकी रेलेवेंस किसी न किसी बहाने बना के रखते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह का उसका कोई अस्तित्व है आज की डेट में। जब पब्लिक जिसके साथ नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। जिस संस्था ने उसको खड़ा किया था उस पार्टी को, उस संस्था ने भी उसको डंप कर दिया। उन्होंने भी नई पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश की है,
और वो काम कर रही है बहुत इफेक्टिव आपका तरीके से। इशारा बामसेफ से है। हाँ, बामसेफ से। जी। बामसेफ ने उसको एस्टेब्लिश किया, तो बामसेफ ने पीपीआईडी करके एक नई पार्टी एस्टेब्लिश की। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें उसका कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व है आज, और उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई चमत्कार कर सकें, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीति के लिए जब डिफरेंट तरह के लोग साथ नहीं आएंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन आज वो, जैसे मैंने चर्चा की कि वो ना शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ना वो बैकवर्ड क्लास की पार्टी, वो केवल एक जाति की पार्टी है। उस एक जाति के भी कितने % लोगों की पार्टी होगी, इसलिए उसका मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आता। लेकिन चौहान साहब, क्या आपको लगता है कि जो एक आरोप लग रहा है मायावती जी पर कि वो डरी हुई हैं, केवल नहीं बल्कि वो मिली भी हुई हैं, एक गंभीर आरोप है। मैं स्वयं अपनी ओर से नहीं ये बात कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, क्या जो आरोप उन पर लग रहा है, क्या ये इसमें दम है? हाँ, बिल्कुल सही, ये ऐसा आरोप सही हो सकता है, क्योंकि केवल बीजेपी से नहीं, जो भी पार्टी रूलिंग में रहेगी वो उनसे समझौता करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट तरह की राजनीति करेंगे तो आप कोई स्टैंड ले सकते हैं। जेल में जाना कोई बड़ा काम नहीं है। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो जेल में जाने से, डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों के अधिकार तब तक सुरक्षित नहीं कर सकते जब तक आप उनके लिए कोई पब्लिक स्टैंड नहीं लेंगे। और पिछले तकरीबन आपका 10 साल से तो हम देख रहे हैं किसी चीज में कोई पब्लिक स्टैंड नहीं है उनका। आमतौर पे मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं और खासकर मायावती के जो कट्टर समर्थक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी सड़क पर आकर दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए इसलिए नहीं लड़ती है कि बाबा साहब बता कर गए हैं, वो अंबेडकर साहब के बारे में कहते हैं कि बाबा साहब बता कर गए हैं कि हमें सड़क पे आके नहीं लड़ना चाहिए और ये आंदोलन, संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसमें कितना दम है? नहीं, ये बिल्कुल गलत, निराधार बात है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्लोगन दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, उसका मतलब तो यही है कि आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष का मतलब कोई इलीगल काम करना थोड़ा है। आप अगर कोई अपनी प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपके ऊपर अटैक कर देता है और आप अपने बचाव में उसको मार भी देते हैं, तो ये भी डिफेंस है कि भाई वो मेरे को मार देता, अगर मैं उसको नहीं मारता तो कोर्ट उसको एग्जामिन करती है कि भाई इसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा या एग्रेशन में मारा, ये कोर्ट का काम है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो जो स्टैंड ले रहे हैं वो सही है। और दूसरा, अगर हम देखें तो आपका कहना है कि अपनी निष्क्रियता के लिए वो बाबा साहब का एक ढाल इस्तेमाल कर रही है? नहीं, वो बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो पब्लिक में नहीं, कोई एजिटेशन ना हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए वो पिछले 15-20 साल से इस तरह की उनकी भावना है और वो उस तरह का काम कर रही। 2007 से 2012 तक जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में रूल किया तो रिजर्वेशन प्रमोशन को पूरा निष्क्रिय किया। पूरे 5 साल के पीरियड में आप एक भी रिजर्वेशन प्रमोशन का केस नहीं दिखा सकते। केस का मतलब कोर्ट का केस नहीं, प्रमोशन का आप नहीं दिखा सकते कोई भी। हमने 28 डिपार्टमेंट के केस किए, कोई भी रेगुलर प्रमोशन उसने नहीं किया, केवल ऑफिसेटिंग चार्ज किसी को किसी पोस्ट का दे दिया। तो वो ऐसा नहीं चलता। रूल के हिसाब से अगर आपको काम करना है तो संविधानिक तौर पे रिजर्वेशन प्रमोशन हमारे संविधान का पार्ट है। और उसके लिए जो अमेंडमेंट, पहले कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया, 3 अमेंडमेंट बीजेपी ने किए, लेकिन ना कांग्रेस ने उसको इफेक्टिवली लागू किया ना बीजेपी ने लागू किया, और बहुत लंबे समय से उन्होंने रूल किया। तो इसलिए जो है वो बीएसपी जो है कोई बहुत फोर्स नहीं है। जो भी अल्टरनेट फोर्स काम कर रही है वो अगर रिवाइव करेगी, अपने ऊपर उठेगी, तो वही प्रोटेक्ट कर पाएंगे राइट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के.एस. चौहान साहब। आपने मायावती जी की राजनीति पर और उनके बहुत सारे जो स्लोगन्स हैं, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, उन पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।